जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कल के दिन कुछ नया करते हैं। कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सब लोगों को करना क्या है, सब लोगों को अपनी फैमिली के साथ एक सेल्फी लेनी है। जो लोग फैमिली के बगैर हैं, अकेले हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले सकते हैं और उसे अपने स्टेटस पे अपलोड करना है, जिससे कि पता चले कि हमने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। अच्छा, अगर आप किसी सामूहिक समारोह में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप रूम पर अकेले भी हैं, तब भी क्या करना है, खड़े होकर एक बार सच्चे मन से राष्ट्रगान ज़रूर गाइएगा कल के दिन। इतना तो हम अपनी देश के लिए कर ही सकते हैं ना। और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सभी सिविल सर्विसेज़ एस्पिरेंट हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि सभी में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी है और आजकल कुछ भी शो करने का तरीका क्या है? मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही है, ठीक है? तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड कीजिए, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है और सबको दिखाइए कि हमने खूब अच्छे से स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, ठीक है? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री का लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन टॉपिक, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रसायन विज्ञान में हम आज अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक है कार्बनिक रसायन और दूसरा है विविध। तो आज की क्लास में हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे और इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें विविध पढ़ेंगे और उसके बाद हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर सिर्फ बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो कार्बनिक रसायन को फिर से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि घटना चक्र में है तो 5 अलग-अलग टॉपिक दिए गए हैं। कौन-कौन से दिए गए हैं? हाइड्रोकार्बन, बहुलक या पॉलीमर, कार्बनिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ और ईंधन। ठीक है, ये 5 टॉपिक दिए गए हैं। अच्छा, आज का ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगा। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है पार्ट 1। इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, पॉलीमर और एक्सप्लोसिव और फ्यूल। ठीक है, ये 4 टॉपिक इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद जो क्लास आएगी, इस लेक्चर के बाद ही दूसरी क्लास आएगी पार्ट 2, उसमें हम सेपरेट ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जब ये वीडियो चले और पॉलीमर के बाद डायरेक्ट एक्सप्लोसिव आ जाए तो ये मत समझिएगा कि मैम ने स्किप कर दिया है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, उसका सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले होता क्या है? देखिए, हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड जुड़े हैं, हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? 2 चीज होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक कार्बनिक यौगिक है जो कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और दुनिया का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इसके उपयोगों में गैसोलीन, जेट ईंधन, प्रोपेन, केरोसिन और डीजल आदि शामिल हैं। ठीक है, तो जितने भी हम मोस्टली फ्यूल देखते हैं, जितने भी ईंधन देखते हैं, उन सभी में क्या है? हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति रहती है और इसका मेन गुण क्या होता है? ये ज्वलनशील होता है, आसानी से जलने लगता है। ठीक है, फिर है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो मेनली 4 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो होता है एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्कलीन और एल्कलाइन। ठीक है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्कलीन और एल्कलाइन। ठीक है, फिर आती है मेथेन गैस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने जिससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है मीथेन गैस। मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4 होता है इसका फार्मूला। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के अणु आपस में मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अच्छा, मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है वायुमंडल में? तो मीथेन के 2 तरह से उत्सर्जन होता है। 40% उत्सर्जन तो प्राकृतिक सोर्सेस से होता है, नेचुरल सोर्सेस से होता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से। और 60% मानवीय क्रियाकलापों से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से। ठीक है, तो 60% फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज एंड 40% फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेचुरल सोर्सेस में कहाँ कहाँ से? दलदली भूमि है, टर्माइट्स, ठीक है, दीमक है, ये भी करती हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज में फॉसिल फ्यूल होगा, जो उसके बाद फार्मिंग, कृषि से भी। राइस पैडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस पैडी मतलब धान का खेत,
धान का खेत मीथेन उत्सर्जन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। ये क्वेश्चन आया है, आयोग ने कई बार पूछा है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर होता है लैंडफिल्स, ठीक है? तो इन सभी से आता है, आप याद रख लीजिएगा। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, फार्विक मतलब कृषि, राइस पैडीज धान के खेत, और लैंडफिल मतलब जो हम भूमि भरते हैं, ठीक है? लैंडफिलिंग करते हैं। फिर है क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो देखिए कोई भी जैव होता है, ठीक है? चाहे पेड़ है, एनिमल है, कोई भी जंतु है, सभी बेसिक किससे बने रहते हैं? कार्बन से बने रहते हैं, ठीक है? तो कार्बनिक होते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, कार्बन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अब इन चारों में से कौन से खेत से सबसे ज्यादा मीथेन उत्पादन होगी? धान के खेत से, ठीक है? तो पैडी फील्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन करता है। फिर एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो देखिए लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि फल पकाने के लिए कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल? एथिलीन होता है, ठीक है? और एसिटिलीन भी होता है, ठीक? तो यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन है, इसमें से एथेफॉन जो होता है, ये फल पकाने में सहायक होता है। एथेफॉन इस तरह का ये आता है लिक्विड, ठीक है? ये क्या होता है? ये एथेफॉन एथिलीन का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला व्यावसायिक स्रोत है, ठीक है? ये एथिलीन को ही एथेफॉन के रूप में यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो ये नाम आप याद रखिएगा। और अगर नहीं भी आया एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एथिलीन से आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि एथिलीन से एथेफॉन, एथिलीन का यूज होता था फलों को पकाने में, तो एथेफॉन उससे मिलता हुआ नाम है, तो शायद यही यूज होता होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए एक तो था कि एथिलीन यूज में लाया जाता था, ठीक है? अब ये नया नाम आया है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना, वो देखिए फलों को पकाने के लिए अल्टीमेट तो एथिलीन ही यूज होने वाली है, ये याद रखिएगा। अब जो चीज हम क्या बोलते हैं यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एथिलीन फॉर्मेशन करेगी, तभी फल पकेंगे। तो ये देखिए ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, ये वाटर से, पानी से रिएक्ट करके क्या बना देता है? COH2, और साथ में ही ये एथिलीन गैस उत्सर्जित करता है, ठीक है? तो इसका पाउडर आता है कैल्शियम कार्बाइड का, उसे पानी में मिला दिया जाता है और फिर उस घोल को फलों के ऊपर छिड़क दिया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि फलों के ऊपर काले काले से धब्बे लगे रहते हैं, तो वो जो फल होते हैं ना काले धब्बे वाले, वो कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाए गए होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? कौन बढ़ावा देता है? डी, ठीक है? एथिलीन बढ़ावा देता है फलों को पकने के लिए। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो देखिए वुड स्प्रिट कैसे क्यों कहा जाता है? आंसर है इसका मेथिल अल्कोहल, ठीक है? मेथनॉल जिसको बोलते हैं। तो मेथिल अल्कोहल कैसे बनता है? लकड़ी को ना एक बर्तन में रख दिया जाता है, बर्तन के अंदर, और बर्तन को ढक दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद उसे गर्म किया जाता है, तो लकड़ी से जो फ्यूम निकलते हैं वो फिर कंडेंस्ड होके एक फिर उसमें से पाइप निकाल दिया जाता है उस वेसल में से जिसमें लकड़ी को गर्म किया जा रहा है, ठीक है? और उसे फिर उस पाइप को एक बोतल से अंदर बंद बोतल में घुसा दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो कंडेंस्ड होके जो धुआं है वो इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, लकड़ी का, और उस तरह से बनता है मेथिल अल्कोहल। तो इसे क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट। जैसे आत्मा, आपने मूवी में देखा होगा कि निकल के आत्मा जा रही है, तो आत्मा कैसे जाती है? धुएं जैसे निकल के जाती है ना आदमी के अंदर से। तो उसी तरह से लकड़ी की आत्मा निकल के जाती है, और लकड़ी की आत्मा कंडेंस्ड होके क्या बना देती है? मेथिल अल्कोहल बना देती है, ठीक है? तो इसलिए मेथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट, मेथिल अल्कोहल, ठीक है? नाम याद रखिएगा। फिर है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो जो बियर होती है, बियर किससे बनती है? जौ को अंकुरित करके बनती है, ठीक है? बियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बियर। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुलक
या जिसे इंग्लिश में पॉलीमर भी बोलते हैं। पॉलीमर होते क्या हैं? पॉलीमर होते हैं जब कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीमर बना देते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? कई, ठीक है? पॉली मतलब कई और मोनो मतलब एक। तो पॉलीमर जब मोनो मतलब एक जुड़ गए कई में तो पॉलीमर बन गया, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो बहुलक क्या होते हैं? प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों का एक वर्ग है। तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। ये याद रखिएगा कि पॉलीमर हमेशा कृत्रिम ही नहीं होते कि पॉलीमर से हमारे दिमाग में एकदम आता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या होती है? मैन मेड होती है। तो मैन मेड नहीं होते हमेशा। जो कपास होती है, सिल्क होता है, ये भी पॉलीमर ही है। पर ये कौन से पॉलीमर है? ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है? जिन्हें मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाता है, जो मोनोमर्स नामक सरल रासायनिक इकाइयों के गुणक होते हैं। पॉलीमर जीवित इकाइयों में कई सामग्रियों का निर्माण करते हैं और कई खनिजों और मानव निर्मित सामग्रियों का आधार होते हैं, ठीक है? खनिजों और मानव निर्मित सामग्रियों का आधार होते हैं। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए, अब ये है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो लैब में बनाए जाते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से हैं? डीएनए जो शरीर में पाई जाती है, रबर, ठीक है? रबर प्लांट से जो मिलती है रबर, वो सेल्यूलोज और ऊल, ठीक है? इसके अलावा सिल्क वगैरह भी जो होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर होते हैं। सिल्क है, कॉटन है, कपास, वो भी होते हैं। फिर सिंथेटिक पॉलीमर, ये कौन होते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन और एपॉक्सी, ठीक है? जो नॉन स्टिक के ऊपर कोटिंग करी जाती है ना, वो भी पॉलीमर की कोटिंग करी जाती है। और फिर है रबर। तो रबर देखिए, नेचुरल रबर जो होती है वो कैसे बनती है? इस तरह का रबर का पेड़ होता है, ठीक है? तो इसमें क्या करा जाता है? इसके तने में चीरा लगा दिया जाता है, ठीक है? ये तने में चीरा लगा दिया, यहाँ पे एक इस तरह का क्या बोलते हैं, लोहे की पत्ती सी कर दी है, नाली जैसी बना दी है, और उसे फिर इस वेसल को बांध दिया जाता है पेड़ के तने में, और ये जो इसका लेटेक्स होता है निकल निकल के टपकता रहता है, ठीक है? तो पेड़ के लेटेक्स से रबर बनती है, ठीक है? और फिर ये जो व्हाइट व्हाइट लिक्विड है, ये इसको फर्दर रबर बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो होती है नेचुरल रबर, ठीक है? तो प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम क्या होता है? पॉली आइसोप्रोपीन, ठीक? ये नाम याद रखिएगा, पॉली आइसोप्रोपीन, आइसोप्रीन, सॉरी, पॉली आइसोप्रीन। मोनोमर जिसका अर्थ है एक भाग जिससे ये बना है, आइसोप्रीन है, ठीक है? चलिए, तो पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से बनता है। तो इसका मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन है। और जब पॉलीमर इसका रबर का बन गया तो पॉलीओर लग गया, तो पॉलीआइसोप्रीन बन गया, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर का कौन सा बहुलक है? अभी हमने देखा आइसोप्रीन, ठीक? फिर है, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक ऊन प्रकृति से मिलता है, रेशम भी प्रकृति से मिलता है, चमड़ा भी मिलता है, ठीक है? लेकिन नायलॉन क्या होता है? नायलॉन मैन मेड फाइबर है। तो ये नायलॉन इसका आंसर हो गया, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो प्राकृतिक रेशम में याद रखिएगा कि प्राकृतिक रेशम में बहुत बड़ा योगदान रहता है नाइट्रोजन का, ठीक? तो नेचुरल सिल्क कंटेन 2 प्रोटीन। अच्छा, इसमें 2 प्रोटीन और रहते हैं। इन प्रोटीन के नाम भी आप याद रखिएगा। जो सिल्क वॉर्म से बनता है ना सिल्क, उसमें 2 प्रोटीन रहते हैं। एक तो होता है सेरिसिन और दूसरा होता है फाइब्रोइन, ठीक? दोनों नाम याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, सेरिसिन और फाइब्रोइन, ठीक? तो ये देखिए, रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो कीड़ों मकोड़ों द्वारा उत्पादित होती है, ठीक है? और इसमें जो एमिनो एसिड रहता है उसके एक भाग के रूप में इसमें नाइट्रोजन रहता है, ठीक है? तो रेशम में अमीनो एसिड पाया जाता है और अमीनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फिर टॉपिक है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तो सभी को पता है, पॉलीथीन यूज करते हैं हम सभी। पॉलीएथिलीन एथिलीन से निर्मित एक बहुलक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, ठीक? जो एक गैस है जिसका अणुभार 28 है,
पॉलीएथिलीन का सामान्य रासायनिक सूत्र C2H4 की पावर n है, जहां n बहुलीकरण की डिग्री है। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन एथिलीन से ये बना हुआ होता है। फिर है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? वो तो पॉलीथीन थी, और फिर दूसरा क्या है रूप है थर्मोप्लास्टिक का। तो थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक सामग्री है जो पिघलने पे नरम हो जाती है और ठंडा होने पर फिर से ठोस हो जाती है। इस प्रकार के प्लास्टिक को कई बार फिर से आकार दिया जा सकता है। ठीक है, इसका रीमैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। थर्मो मतलब इसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ को रिसाइकलिंग या दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, एक्रोलिक आदि। ठीक है, तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं, वो टाइप होते हैं। थर्मोप्लास्टिक होती है पेट, पॉलीएथिलीन टेट्रा। अच्छा, पेट आपने कहाँ पर लिखा हुआ देखा है? आपने घर में एक कोई प्रोडक्ट बताइए जिसके नीचे पेट लिखा हुआ रहता है। देखिए, मैं बहुत कॉमन वो बता रही हूँ, जो फ्रिज की बॉटल्स रहती है ना, फ्रिज की बॉटल्स के नीचे साइड में तली में आप देखिएगा पीईटी लिखा रहता है ज़्यादातर बोतलों में। अगर सेलो वगैरह की या किसी ब्रांडेड कंपनी की लेते हैं तो उनमें तो श्योरली लिखा ही रहता है। फिर है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो पॉलीथीन बनाने में किसका उपयोग होता है? एथिलीन का, पॉलीएथिलीन। ठीक है, इसको क्या है, पॉलीथीन का फुल फॉर्म पॉलीएथिलीन। फिर निम्न में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक क्या होते थे? जो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते थे और ठंडा करने पर फिर से हार्ड हो जाते थे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? नियोप्रिन नहीं है। नियोप्रिन क्या होता है? इस तरह से काली काली रबर की आपने शीट देखी होंगी। ठीक है, तो ये इनको जब जलाएंगे ना तो ये या तो धुएं में बदल जाएंगी और मतलब जैसे एक्चुअल शेप में नहीं रहेंगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि फिर से ये अपना रीशेप इनको कर सकते हैं, रीमैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इनकी। फिर आता है टॉपिक बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बुलेट प्रूफ क्या होते हैं? मूवी में फिर से आ जाते हैं। तो जो मूवी में क्या एक्चुअली रियल लाइफ में जो होते हैं, जो सर्वर होते हैं सेविंग के लिए, जैसे मिलिट्री पर्सन हो गए, पुलिस वाले हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट का यूज़ करते हैं, बुलेट प्रूफ उत्पादों का यूज़ करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करवाती है बल्कि। तो क्या होता है कि किस सामग्री का उपयोग किया जाता है इसमें? तो केवलर, ये नाम याद रखिएगा, केवलर का जब भी नाम आए ना तो वो बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट से संबंधित होती है। तो एक इसका मोस्ट वाइडली एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो है केवलर, UHMWPE। ठीक है, UHMWPE, लेक्सन, कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्टील और टाइटेनियम भी बल्कि यूज़ किया जाता है। और बुलेट प्रूफ प्रतिरोधी सामग्रियों का उपयोग अक्सर कानून प्रवर्तन और सैन्य अनुप्रयोगों में कर्मियों को मृत्यु या गंभीर चोट से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका वाइडली। अच्छा, बुलेट प्रूफ में क्या क्या आता है? एक तो जैकेट आती है, दूसरे शीशे भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने गाड़ियां देखी होंगी, जो जैसे VVIPs की गाड़ियां होती हैं, तो उनमें क्या रहता है, उनमें बुलेट प्रूफ शीशे लगे रहते हैं, जिससे अगर बाहर से कोई गोली चलाए भी तो वो अंदर तक ना आ पाए। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? कौन सा बहुलक नहीं? बहुलक मतलब पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर, प्रोटीन भी एक तरह का, DNA हमने देखा था। ठीक है, तो प्रोटीन भी एक तरह का क्या है, पॉलीमर है। स्टार्च तो है ही, रुई भी है। ठीक है, लेकिन घी नहीं है पॉलीमर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, घी एक पॉलीमर नहीं है, बहुलक नहीं है। घी क्या होता है? फैट होता है, वसा। फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा बहुलक? पॉलीएमाइड, नाम याद रखिएगा, पॉलीएमाइड का यूज बुलेट प्रूफ जैकेट वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड और खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट। फिर है, निम्न में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है?
तो कौन कौन सी का किया जाता है? केवलर और लेक्सन, ठीक है, दोनों नाम आए थे यहाँ पर, केवलर ये वाला और ये लेक्सन, ठीक है। तो ये नाम भी आप 3-4 जो मेन है वो याद कर लीजिएगा बुलेट प्रूफ के लिए। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 1 और 3, क्लिपटॉल नहीं होता। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, नियोप्रिन संश्लेषित रबर है, तो ये भी बहुलक है, ये संश्लेषित रबर है। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो ठीक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, तो प्राकृतिक रबर क्या थी? अभी हमने देखा था, ये प्राकृतिक रबर क्या थी? पॉलीआइसोप्रीन थी, ठीक है, पॉलीआइसोप्रीन। तो ये वाला गलत हो गया, इसमें क्लोरोप्रीन नहीं है, पॉलीआइसोप्रीन है, ठीक। तो नाम याद रखिएगा आप, ये गलत है। तो क्या हो गया? ए आंसर हो गया इसका, 1, 2 और 3। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो नॉन स्टिक पैन जो होते हैं उनमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो ये हमने पहले की क्लास में भी पढ़ा है कि जिंक ऑक्साइड क्या होता है। एक तो ये, चलिए यहाँ के क्वेश्चन में तो ये है कि चमकीला बनाने के लिए, बाकी जिंक ऑक्साइड की कोटिंग क्यों की जाती है, किस पर्पज के लिए की जाती है, ये हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिंक ऑक्साइड की कोटिंग लोहे की चीज़ों पर किस लिए की जाती है और इसका क्या रोल होता है, क्या कर देता है ये। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन कहाँ पे मिलता था? 2 प्रोटीन मिलते थे ना रेशम के अंदर, एक तो फाइब्रोइन और दूसरा कौन सा था? कमेंट में बताइए मुझे, कौन सा था दूसरा प्रोटीन रेशम का। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है? तो देखिए, फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है, अगर कोई किसी ने देखे होंगे, पहले घरों में इस तरह के स्विच रहते थे बिजली के, ठीक है, गांव में भी या अभी भी गांव में लगे हुए हैं, जो पुराने पुराने से घर हैं उनमें इस तरह के स्विच अभी भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें किसका यूज होता है? फिनॉल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो किसके निर्माण में? बेकेलाइट के, ठीक है, ये एक तरह की प्लास्टिक होती है, तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेकेलाइट से बने हुए प्रोडक्ट्स है, सॉरी, फिनॉल बेकेलाइट का एक अवयव होता है, ठीक है। बेकेलाइट एक तरह की प्लास्टिक है, नाम प्लास्टिक का है बेकेलाइट, और फिनॉल उस बेकेलाइट प्लास्टिक का एक अवयव है। तो ये जो स्विचेस होते हैं इनमें किसका यूज होता है? इनमें बेकेलाइट का यूज होता है, पॉलीमर का। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है? देखिए, जैव निम्नीकृत क्या होती हैं? ऐसे चीजें जिनको जो खराब हो जाए, जैसे जिन्हें जमीन पे डाल दो, वो सड़ गई और वो विलुप्त हो गई, ठीक है, उनको क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खा लिया और फिर उनको कन्वर्ट कर दिया प्राकृतिक पदार्थों में, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट कर दिया या वेस्ट कर दिया, तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि पेड़ों की पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? सड़ जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, तो उनके थोड़े दिन में अवशेष नहीं रहते। लेकिन प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक या पॉलीमर्स ज्यादातर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब वो जीव जो हैं उनको निम्नीकृत नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है ना कि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि वो विलुप्त नहीं होती, वो जैसे उसके पार्टिकल छोटे पार्टिकल बन जाएंगे और छोटे बन जाएंगे, पर वो डिग्रेड नहीं होंगे, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं रहेंगे ही। जैसे अगर हम उसे समुद्र में फेंक देंगे पॉलीथीन को, तो फिर जो एक्वाटिक एनिमल है, जलीय जीव, वो उनको खा लेंगे, फिर वो जलीय जीवों के अंदर वो पॉलीमर के आ जाएंगे कंटेंट। उसके बाद जब जलीय जीवों को मानव खाएगा तो मानव के अंदर भी फिर वो आ जाएंगे, प्लास्टिक आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक का यूज बैन होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसलिए ये हानिकारक है, और दिन पे दिन जो हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कई रिसर्च से ये भी पता चला है कि प्लास्टिक ही कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है आज की डेट में।
फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नहीं किया जा सकता? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च, ये तीनों क्या होते हैं? पेड़ों के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्च हम खाते ही हैं, आलू वगैरह में भी स्टार्च रहता है। ठीक है, साबूदाना जो रहता है उसमें भी रहता है। प्रोटीन भी खाते हैं, सेल्यूलोज, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी डिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन पीवीसी नहीं होता, क्योंकि पीवीसी क्या होता है? मैनमेड पॉलीमर होता है एक तरह का। फिर है, नेक्स्ट टॉपिक आता है विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिव। तो विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं? विस्फोटक कोई भी रासायनिक यौगिक मिश्रण या उपकरण है जिसका प्राथमिक या सामान्य उद्देश्य विस्फोट द्वारा कार्य करना है। ठीक है, तो विस्फोट करते हैं, यही उनका मेन उद्देश्य होता है। तो कौन कौन से जो मेन एग्जाम्पल है विस्फोटक पदार्थों के, वो क्या क्या है? टीएनटी, जिसको फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रोटालुइन। ठीक है, फिर टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, या इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? नोबल ऑयल के नाम से भी, नोबल तेल के नाम से भी जानते हैं। फिर है टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफेनिल, या जिसे दूसरा किस नाम से? पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फिर डायनामाइट, ब्लास्टिंग जेलेटिन, आरडीएक्स और गन कॉटन। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमने ऊपर नाम देखे अभी, तो टीएनटी है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी है, साइक्लोट्राइमेथिलीन, आरडीएक्स लीजिए, मैंने आपसे पूछा था ऊपर और यहीं पे इसका फुल फॉर्म आ गया। तो आरडीएक्स भी है यहाँ पर। ठीक है, और क्या नहीं है? ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या होता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम होता है अश्रु गैस, आंसू की गैस। तो जब गैदरिंग होती है ना, जैसे टर्बुलेंस होता है, लोग प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे टीयर गैस छोड़ दी जाती है। ठीक है, आंसू की गैस छोड़ दी जाती है। तो क्लोरोपिक्लिरीन का एक वो देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का। ऑल्सो नोन एज PSN नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज ए केमिकल कंपाउंड करेक्टली यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इट वॉज यूज्ड एज ए पॉइजन गैस इन वर्ल्ड वार वन। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार वन में ये पॉइजन गैस की तरह यूज की गई थी, और अभी जो रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन हुआ उसमें भी ये मतलब पहले भी ये यूज की गई है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो अभी हमने देखा स्लाइड में कि किसका? टीएनजी का। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नोबल तेल भी बोलते हैं। फिर है आरडीएक्स आविष्कृत हुआ। आरडीएक्स किसने करा था आविष्कृत? ये करा था हैनिंग जी ने। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, हैनिंग। हाथ से आरडीएक्स फेंकते हैं ना, तो हैंड से याद कर लीजिएगा। तो कब हुआ था ये? आरडीएक्स को जो पहली बार रिपोर्ट किया था वो 1898 में। ठीक है, और कहाँ के? जर्मन के। ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिच हैनिंग ने किया था, रिपोर्ट किया था, और इन्होंने इसका पेटेंट भी लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसे नाइट्रोग्लिसरीन का आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का ये याद कर लीजिएगा, एमोटॉल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एमेटॉल नाम नाइट्रोग्लिसरीन में नहीं पाया जाता है, बाकी कार्डराइड, डायनामाइट, ब्लास्टिंग में सब में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो विस्फोटक के उत्पादन में यूरिया तो खेतों में डाली जाती है, उर्वरक होती है। मेथेनॉल एल्कोहल होता है एक तरह का। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड एक प्रिजर्वेंट, या अभी जो पार्ट 2 आएगा उसमें देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो क्या है? ग्लिसरॉल का यूज विस्फोटक, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होती है ना, टीएनजी, उसमें यूज किया जाता है ग्लिसरॉल का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ईंधन, या जिसे फ्यूल भी बोलते हैं। तो ईंधन क्या होता है? ईंधन वे पदार्थ है जिन्हें जलाकर बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, और ऊष्मा होगी तो ऊर्जा भी उत्पन्न होगी उससे। कोई भी पदार्थ जो दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है
उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है? तो जब दहन किया जाएगा उसके बाद ये ऊर्जा उत्पन्न कराएगा और उसे ईंधन कहेंगे। जैसे कि लकड़ी, कोयला, बायोमास, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल आदि, ठीक है? तो ये क्या है? ये सभी ईंधनों के प्रकार हैं। अच्छा, कुछ मेन जो प्राकृतिक ईंधन है वो कौन-कौन से होते हैं? कोयला होता है, ठीक है? ये प्राकृतिक है। ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है वो भी प्राकृतिक होता है, इससे फर्दर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है? केरोसिन, मिट्टी का तेल और प्रोपेन, ठीक है? ये सभी क्या है? प्राकृतिक ईंधनों के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो कौन सा होता है? पेट्रोलियम, ठीक है? तो इस तरह से ये ज़मीन के अंदर से डिगिंग करके, खुदाई करके पेट्रोलियम की माइनिंग की जाती है। तो पेट्रोलियम है। कोल गैस, कोक और टार ये सभी मानव बनाते हैं। ये परिष्कृत पदार्थ हैं, ठीक है? प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक रूप से कौन सा मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। बाकी परिष्कृत ईंधनों के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम का मतलब है जो बाई प्रोडक्ट्स कम बनाएगा और पॉल्यूशन कम करेगा, ठीक है? तो पॉल्यूशन कौन का सबसे कम करता है? प्राकृतिक गैस सबसे कम पॉल्यूशन करती है। गैस जब भी जलाएंगे तो कम पॉल्यूशन करती है, ठीक है? और कोयला, पेट्रोल, डीजल इनसे बड़ी मात्रा में धुएं का उत्पादन होता है, इसलिए ये स्वच्छतम नहीं माने जाते। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है इसमें से? डी, प्राकृतिक गैस, ठीक है? फॉसिल फ्यूल से जो बनता है उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापन है। तो ऑक्टेन संख्या का यूज कहाँ पर आता है? ये आता है पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए तो ऑक्टेन और डीजल की गुणवत्ता के लिए अगले क्वेश्चन में है सीटेन, ठीक? तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन और डीजल के लिए सीटेन। तो ऑक्टेन संख्या किसका है? पेट्रोल की गुणवत्ता का। तो इस तरह से ये होते हैं, नंबरिंग होती है, ठीक है? ऑक्टेन संख्या। और इसे क्या बोलते हैं? एंटी नॉक रेटिंग भी कहा जाता है। यह आंतरिक दहन इंजन के सिलेंडर में हवा के साथ मिश्रण में प्रज्वलित होने पर दस्तक का विरोध करने के लिए ईंधन की क्षमता का मापन है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचलन के रूप में होती है? तो सीटेन होती है डीजल के लिए, ठीक है? और जो आइडियल सीटेन होना चाहिए, तो अच्छा, ये तो क्या मापती थी? जो ऑक्टेन संख्या थी, आंतरिक दहन इंजन के सिलेंडर में हवा के साथ मिश्रण में प्रज्वलित होने पर दस्तक का विरोध करने के लिए ईंधन की क्षमता मापती थी। और ये क्या मापती है? ये मापती है ईंधन के प्रज्वलन समय में विलंब को मापती है, ठीक है? तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जलने में कितना विलंब है वो, और उसकी क्षमता को। अच्छा, इसका सीटेन का जो स्केल होता है वो 0 से 100 तक होता है, और यह संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही बेहतर होगा, ठीक है? उसकी क्या बोलते हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी डीजल की। आधुनिक हाईवे डीजल इंजनों को आइडियल जो है वो कितनी होनी चाहिए? 45 से 55 होनी चाहिए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, जो एक्सेप्टेबल मतलब जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो 45 से 55 होती है, और 55 से और ऊपर हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी है। फिर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल इंजन में कौन सा प्रयुक्त होता है? डीजल और पेट्रोल का मिक्सर। तो देखिए, पेट्रोल का मिक्सचर तो नहीं होता, ये तो सीधी सी बात है। तो 2 ऑप्शन में तो पेट्रोल का मिक्सचर है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब केवल डीजल और डीजल की वाष्प और वायु। तो कभी भी प्रज्वलन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन किस में होती है? वायु में होती है, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा दिमाग से सोच के देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका आंसर आ जाएगा, डीजल की वाष्प और वायु। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्बोरेटर याद रखिएगा पेट्रोल में किया जाता है, डीजल में जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो पेट्रोल में। फिर है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? तो बायोगैस क्या होती है? बायो प्लांट इस तरह से होती है, गोबर गैस जिसको भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जितना भी एनिमल वेस्ट होता है वो एक टैंक में भर दिया जाता है, ठीक है? और उसमें फिर जो रिएक्शंस होती है, ये देखिए, पानी के साथ भर दिया जाता है,
मिक्सिंग टैंक में, और फिर वो घूमता रहता है, और उसके बाद जो गैसेज़ उससे निकलती हैं, उनसे उन्हें ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये जो ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है, वो कौन-सी गैस होती है? मेनली मीथेन होती है, ठीक? तो गोबर गैस से, बायोगैस से क्या बनती है? मेनली मीथेन बनती है। फिर क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में अभी हमने देखा कौन-कौन सी होती है? कार्बन मीथेन होती है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है? इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी गैस कर सकते हैं ना, कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें कार्बनिक मटेरियल होगा, तो कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। चलिए, फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन मतलब, शुद्ध हिंदी में बोलो, देसी लैंग्वेज में, तो सड़ना, ठीक है? किण्वन क्या होता है? सड़ना। तो सड़ाकर उसको क्या होता है? उसमें से किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है? इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। जब कोई सड़ जाती है कोई चीज़, तो वो क्या है? डिग्रेड हो जाती है बैक्टीरियाज़ और उसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के द्वारा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो किसने आविष्कार किया था? भारतीय मूल के थे ये। अच्छा, इसमें देखिए सीवी देसाई नाम दे रखा है, लेकिन एक्चुअल नाम क्या था? एसवी देसाई था, ठीक है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है कि ये नहीं था, सी की जगह क्या था? सी नहीं था, एस था ये, ठीक है? एस बी देसाई। और कब बनाई थी इन्होंने? 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक थे। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन में बताइए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोल गैस, जो घरों में हम सिलेंडर यूज करते हैं, घरों में जो हम कुकिंग गैस यूज करते हैं, वो क्या होती है? एलपीजी, ठीक? तो क्या है इसका अवयव? इसका अवयव है ब्यूटेन। तो इसके 2-3 अवयव रहते हैं, आप नाम याद रखिएगा। एलपीजी में क्या क्या रहेगा? प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटेन, ठीक है? ये चीजें रहती हैं एलपीजी में। फिर क्वेश्चन है, सीएनजी क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है उसे कंप्रेस करके, कंप्रेस का मतलब दबा करके, ठीक है? जिससे कि वो कम जगह पे ज्यादा क्वांटिटी उसकी हो जाए। किसी चीज को हम दबा के कब डालते हैं? मतलब दबा के अगर हमें किसी चीज को एक जगह पर घुसाना हो, तो क्या करते हैं? हम उसे दबा दें तो वो ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब उतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो इसलिए गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है। तो क्या है ये? ए, ठीक है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका मुख्य अवयव क्या होता है कंप्रेस सीएनजी का? ये भी याद रखिएगा, नेचुरल गैस का मीथेन होता है। और मीथेन किसका अवयव और था? बायोगैस का, गोबर गैस का अवयव भी मीथेन था, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है? मीथेन, CH4, ठीक है? फिर एक गैसोहॉल एक मिश्रण है। तो गैसोहॉल क्या होता है? देखिए, गैसोहॉल होता है गैसोलीन और एथिलीन का ब्लेंड होता है, ठीक है? तो जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि मिश्रित ईंधन का, कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल को ऐड कर दो, तो वही वाली चीज है गैसोहॉल। तो फर्मेंटेड क्रॉप, जब कॉर्न को, मक्का की फसल को, जो मक्का होती है, मक्का की फसल होती है, उसमें से क्या करा जाता है? उसको फर्मेंट किया जाता है, तो एथेनॉल बनता है, ठीक है? तो एथेनॉल, उसके बाद एथेनॉल को मिक्स किया जाता है, 9 पार्ट गैसोलीन और 1 पार्ट एथेनॉल को मिक्स किया जाता है, तो क्या बन जाता है? वो गैसे हॉल बन जाता है। गैस और एथेनॉल मिलाकर गैसे हॉल बन गया, ठीक है? तो गैसे हॉल किसका मिश्रण होता है? ये मिश्रण होता है गैसोलीन और
एथेनॉल का, ठीक है। तो गैसोलीन प्लस एथेनॉल क्या बन गया? ये गैसेहॉल बन गया, ठीक है। गैसो गैसोहॉल। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ये देखिए, इन्होंने पहले से ही देखिए, गैसोलीन में एथेनॉल मिलाने से क्या होगा, जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका क्या बोलते हैं, कम उपयोग होगा, ठीक है, और वो फ्यूचर यूज के लिए बचे रहेंगे, ठीक है। तो क्या है, कौन सा देश है ये? ब्राजील ने कर दिया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो सही है, ये फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, ये सही है। फिर गैसोहॉल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है, तो नहीं, गैसोहॉल किसका था? गैसोलीन का और एथेनॉल का मिक्सचर था, ठीक है। तो गैसोहॉल बेंजीन नहीं होता इसमें, तो ये 2 वाला गलत हो गया, और अगर 2 गलत हो गया तो ए, सी और बी गलत, और आंसर क्या आ गया? डी आ गया, ठीक है। फिर भूतापीय ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो हाँ ये सही है, और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये हम देख चुके हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो देखिए, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है जो जमीन से निकाला जाता है, उसे क्या होता है, उसे वो जमीन से निकाला, टैंकर में भरा, और फिर उसे ले जाया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में ले गए, फिर उस पेट्रोल से सफाई की जाती है। रिफाइन का मतलब क्या होता है? सफाई करना, उस पेट्रोल की सफाई की। अब उस पेट्रोल से फिर बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या बनता है? पेट्रोल ही बन गया, मेन जो उत्पाद है पेट्रोलियम, जिसे हम यूज करते हैं अपने वाहनों वगैरह में, या इसमें क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं, एरोप्लेन वगैरह में। फिर होता है डीजल बन गया, ठीक है। फिर मिट्टी का तेल भी बनता है, वैक्स भी बनती है, जो आप वैसलीन लगाते हो ना, वो भी एक तरह से वैसलीन जेली, वो भी पेट्रोल का ही एक उत्पाद होता है, उप उत्पाद होता है। और क्या बनता है? और बनता है ये जो अपने रोड पे डामर पड़ा देखा होगा, ठीक है, ये जो काला काला सा रहता है जिसकी रोड बनती है, डामर। डामर को ही सिविलाइज लैंग्वेज में या केमिकल उसका भाषा में नाम क्या है? एस्फॉल्ट नाम है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है उत्पाद? तो देखिए, अब अगर ये एस्फॉल्ट नहीं भी पता था, तब भी पेट्रोल, कोयला, ठीक है, पेट्रोल तो मुख्य उत्पाद हो गया ना, उपोत्पाद नहीं है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं। बाई प्रोडक्ट क्या है? साइड के जो प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम से मेन तो पेट्रोल ही बना, तो ये उपोत्पाद तो हुआ नहीं, कोयला भी नहीं हुआ, चारकोल भी नहीं, ठीक है। कोयला तो अलग ही मिलता है, और चारकोल क्या होता है? लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ी का ही होता है वो भी, चारकोल अलग से होता है। तो एस्फाल्ट इसका बाय डिफॉल्ट आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल उपयोग में लाया जाता है। तो नॉकिंग क्या होती है? जैसे जो इंजन के अंदर जो कंबजन होता है, जैसे ईंधन, जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ईंधन जो होता है पेट्रोल या डीजल वायु के साथ मिलके ब्लास्ट करती है एक तरह से, तो ऐसा ना हो कि वो फटी जाए, ठीक है, जो कंबजन इंजन है वो फटी जाए, तो उसको बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। तो उसको स्वतः स्फूर्त विस्फोट से रोकने के लिए गैसोलीन में मिलाया जाता है। इसी तरह से गैसोलीन में किसका यूज किया जाता है? लेड टेट्रा एथिल का उपयोग किया जाता है नॉकिंग से बचने के लिए कार के इंजन में। फिर क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है भारी वाहन में डीजल का उपयोग? तो पता है कि डीजल क्या होता है, एक तो सस्ता होता है पेट्रोल से, ठीक है, और क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी, वो माइलेज ज्यादा देता है, ठीक है। जैसे कार जाएगी 12 किलोमीटर, तो डीजल जाएगा 15 किलोमीटर 1 लीटर में, ठीक। तो इस तरह से इनका माइलेज का डिफरेंस रहता है। तो एक तो सस्ता हुआ, और ऊपर से गया भी ज्यादा, तो ऑब्वियसली डीजल के खरीदेंगे ना फिर। तो क्या हो गया इसका आंसर? सी हो गया। पर इसका डीजल की एक वो जो इनकन्वीनियंस बोल दीजिए क्या रहता है, कि
ये भारी वाहनों में तो यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि भारी वाहनों को दूर तक ट्रैवल करना होता है और उसमें सामान भी ज़्यादा जाता है, वो मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल व्हीकल में क्या होता है कि हमें अपने लिए यूज़ करना होता है। तो डीज़ल इंजन में यूजुअली नॉइज़ की समस्या रहती है, शोर ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए लोग जो पर्सनल व्हीकल है उनमें अवॉइड करते हैं। और हालाँकि आजकल कारों में काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं कि शोर भी कमी करती हैं डीज़ल की कार्स। पर इसका मेन ये रहता है कि डीज़ल इंजन ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। चलिए, तो आज की डेट में अगर देखें, मतलब मैंने 13 अगस्त 2024 को जो रेट चेक किए हैं, तो उत्तर प्रदेश में 95.06 पर लीटर तो है पेट्रोल का रेट, और डीजल का कितना है 88 पर लीटर, ठीक है। और जो डीजल होता है वो क्या होता है, मोर फ्यूल एफिशिएंट होता है पेट्रोल से, मतलब 20 से 25% तक हायर माइलेज देता है इससे। फिर क्वेश्चन है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है। अ, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी, कई कंट्रीज ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है अपनी कंट्री में, ऐसी ट्रेन चलाई है जो कि हाइड्रोजन से चलती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। यदि वह कम ताप पर किसी निर्वातक, वह पदार्थ भारत में कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोइड से स्कोप है कि हाइड्रोजन बना सकेंगे और हम उससे फिर हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हाइड्राइड। फिर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2024 से संबंधित है। तो ये देखिए, जब क्वेश्चन है ये 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2000 में ये विजन आया था कि अगले 25 सालों में किस तरह से हाइड्रोकार्बन का हमें उपयोग करना है। तो ये मेनली किस लिए आया था, ये संरक्षण के लिए आया था, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए, ठीक है। आज की डेट में तो ये आउटडेटेड भी हो चुका है, मतलब 2025 तक ये खत्म ही हो जाएगा, तो 1 साल ही बचा होगा। चलिए, फिर क्या है चलिए, आज की क्लास का पार्ट 1 खत्म होता है। अब पार्ट 2 इसके बाद आएगा, इस वीडियो के बाद। उसमें जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो एक टॉपिक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।